सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर नेक्स्ट वीडियो। जहाँ पे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ने अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने आईसीएसई 2026 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और ये आईसीएसई 2026 के क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए को हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हमारा टारगेट रहेगा दैट वी विल बी मूविंग ऑन टू सेक्शन बी एंड एज यू नो सेक्शन बी इज़ नॉट अ कंपलसरी सेक्शन। यहाँ पे हम लोगों को सही तरीके से क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ता है और उसे हम लोगों को सॉल्व करना पड़ता है। सो देर आर बंच ऑफ क्वेश्चंस इन सेक्शन बी। दिस विल बी पार्ट 1 फॉर दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पे हम लोग हाफ ऑफ द क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले और अगला वीडियो जो होगा वो सेक्शन बी के जो लेफ़्ट ओवर क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से हमारा इन टोटल 3 वीडियोस के अंदर आईसीएसई 2026 का क्वेश्चन पेपर मैथ्स का डिस्कस हो जाएगा। इससे आप लोगों को ये आइडिया मिलेगा कि पेपर का लेवल इस साल कैसा था और आगे आपके जो जितने भी जूनियर्स हैं, जैसे कि जो लोग 2027 में आईसीएसई देंगे, स्पेशली उन लोगों को ये आइडिया होगा कि उन्हें किस तरीके से पढ़ना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके इन आईसीएसई 2027 मैथमेटिक्स पेपर। सो चलिए लेट अस मूव ऑन टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन सेट। और ये सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन था, जहाँ पे याद रखिए कि सेक्शन बी के अंदर इन टोटल हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे और ये आया था ट्रिग्नोमेट्री पार्ट से, जहाँ पे हमें ये पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन को इस तरीके से प्रूफ करना है। तो जब हम लोग बात करते हैं प्रूविंग के बारे में, तो प्रूविंग का हमारा रूल क्या होता है कि प्रूविंग का सबसे पहला रूल है कि हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करना पड़ता है। जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ कोसेक थीटा एंड माइनस साइन थीटा। सिंस राइट हैंड साइड में यहाँ पे साइन एंड कॉस का नीड था, तो यहाँ पे हम लोग सेक एंड कोसेक को कन्वर्ट कर देंगे साइन एंड कॉस के फॉर्म में। लाइक वी कैन राइट दिस एज 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा and this thing as 1 upon sin theta minus sin theta. नेक्स्ट थिंग हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों के रिस्पेक्टिव में हम लोग एलसीएम ले लें, तो ये हमारा बन जाएगा cos थीटा। सो 1 माइनस उस cos थीटा के नीचे कुछ नहीं है, तो ये हमारा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हमारा अगर हम लोग इसे एलसीएम लेंगे, सो दिस विल बी sin थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला होता है, दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी को हम लोगों को यूज़ करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। जैसे कि अगर बात किया जाए कि अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड भेज दूं, तो ये हमारा समवट ऐसा बनेगा दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो इंस्टेड ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आई कैन सब्स्टिट्यूट साइन स्क्वायर थीटा ओवर देयर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट दैट दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट वन ऑल्सो। अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड भेज दे, दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच विल बी इक्विवेलेंट टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन राइट ओवर हियर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब यहाँ पे ऊपर नीचे सेम चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, लाइक साइन थीटा 1 टाइम्स कॉस थीटा 1 टाइम्स। एंड देखिए ये हमारा प्रूविंग यहाँ आ चुका है, दैट इज सिंपली साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। अगला इसी सेट में हमारा जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है वो पूछा गया है जीएसटी चैप्टर से। अगेन जीएसटी चैप्टर से ये क्या है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसे भी बहुत ध्यान से हमें सॉल्व करना है। अच्छा, अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बात आप लोगों को मालूम होगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं टैक्स एंड एवरीथिंग के बारे में, तो टैक्स एंड एवरीथिंग सारे कुछ आते हैं मार्क प्राइस के ऊपर, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज़ ₹20,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। हमें सीपी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ हाउ मच, दैट इज़ 20,000।
द शॉपकीपर मार्क्ड इट फॉर ₹4,000, मतलब इसका वो मार्क प्राइस रख दिया कितना, एज 24,000। देन ये आगे कह रहा है दैट ही सेल्स इट टू अ कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। तो हमें अगर बात किया जाए तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, एंड डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 10% है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या करते हैं, डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट लाइक एक्चुअल में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करें, विच इज़ सिंपली डिस्काउंट डिवाइडेड बाय द मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड विथ 100। तो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, दैट इज़ 10। डिस्काउंट को मैं डी मान लेता हूँ, मार्क प्राइस हमारा 24,000 है, मल्टीप्लाइड विथ 100। तो क्योंकि हमें डिस्काउंट निकालना है तो हम लोग रिस्पेक्टफुली यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा कुछ हमें मिलेगा जहाँ पे ये 0 एंड 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो वी विल गेट ₹2,400 एज ए डिस्काउंट। तो ये हमारा डिस्काउंट हुआ। तो डिस्काउंट प्राइस मिल जाने के बाद हम लोग यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्राइस बहुत सिंपली क्या होगा, मार्क प्राइस में से हमें उस डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 24,000 माइनस 2,400। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दैट दिस विल बी 21,600। ठीक है, इतना हम लोग बेसिक बहुत कुछ निकाल चुके हैं। अब हम लोग आते हैं वापस से हमारे क्वेश्चन के ऊपर। सो हमें पार्ट ए में क्या पूछा गया, हम लोगों से पार्ट ए में पूछा गया है द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द टीवी सेट। डिस्काउंटेड प्राइस कहने का मतलब यहाँ पे आपसे वो डिस्काउंट प्राइस नहीं पूछ रहा है, बल्कि वो आपसे सेलिंग प्राइस पूछना चाह रहा है। तो ये जो हमें सेलिंग प्राइस ऑब्टेन हुआ है, दैट इज़ द आंसर फॉर ऑप्शन नंबर ए। पार्ट बी के बारे में बात करें तो वहाँ पे अमाउंट पेड, अब देखिए जो अमाउंट फाइनली वो पे करने वाला है उसे वो टैक्स के साथ पे करना पड़ेगा। तो टैक्स के बारे में कुछ बताया गया, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे क्या बताया गया है, दैट इफ द सेल इज़ इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 12%। तो 12% है जीएसटी हमारा, तो यहाँ पे हमें पहले जीएसटी अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो जब हम लोग बात करते हैं जीएसटी अमाउंट के बारे में, तो जीएसटी अमाउंट क्या होने वाला है, जीएसटी अमाउंट सिंपली हो जाएगा 12% ऑफ जितना उसे टोटल कॉस्ट पड़ा था, मतलब इतना उसको एटलीस्ट देना ही है। सो 12/100 मल्टीप्लाइड विथ 21,600। अगर इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करने पर हमें ये ऑब्टेन होगा एज 2592। सो ऑप्शन नंबर बी, जहां हम लोग से पूछा गया है अमाउंट कितना पे करना होगा, सो अमाउंट पेड इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड विद एडिशन ऑफ दिस विद द जीएसटी अमाउंट। तो अगर हम लोग इसे ऐड करते हैं सो वी विल गेट 24192। तो ये भी एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी के ऊपर, क्वेश्चन को ज़्यादा घुमाया नहीं गया है। तो बाकी यहाँ पे जैसे ये सीपी वाला केस, सीपी का यहाँ पे कोई नीड ही नहीं पड़ा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। और ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, किस चैप्टर से सोच सकते हैं आप लोग। तो यस, ये जो हमें क्वेश्चन दिख रहा है ये असल में दिया गया है जीएसटी के चैप्टर से, सॉरी जीएसटी नहीं, माय बैड। तो ये हम लोगों को दिया हुआ है किससे, सिमिलैरिटी के चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया गया है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स पे बहुत कुछ यहाँ पे पूछा गया है। दैट इज़ इन द गिवन डायग्राम हमें बताया गया डीई इज़ पैरेलल टू बीसी। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि थेल्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है यूजुअली हमें। और हमें यहाँ पे रेशियो दिया गया है दैट एडी और डीबी का रेशियो क्या है, 2:3 है। तो मैं यहाँ इसको साइड में लिख देता हूँ, ये हमारा यहाँ पे 2 है। लेट मी सेलेक्ट अनदर कलर। तो ये हमारा यहाँ पे 2 है और ये पार्ट 3 है। तो ओवरऑल जो अगर ए बी के बारे में बात करेंगे तो दैट विल बी 5। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पहले बोला गया है प्रूव दैट, किन दो ट्राइंगल को प्रूव करने बोला गया है, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है, आप लोग जानते हैं ये बात। और यहाँ पे जब सिमिलर के बारे में बात करते हैं तो हमें मैक्सिमम कितने कंडीशन प्रूव करने पड़ते हैं, हमें मैक्सिमम 2 कंडीशंस को फुलफिल करना ज़रूरी होता है। फिर हम लोग से बोला जा रहा है हेंस फाइंड डी ई इज टू बी सी, हमें डी ई और बी सी का क्या बताना है, रेशियो बताना है। देन अगले पार्ट में हमें बोला गया है ट्राइंगल डी एफ ई, इस छोटे से ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है इस बड़े ट्राइंगल में।
एंड देन हमें एरिया गिवन है और एरिया के पर्सपेक्टिव से हमें दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया भी यहाँ पे निकालना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब हम लोग सही तरीके से सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में से सॉल्व करना है। तो जब हम लोग बात करेंगे पार्ट ए के लिए, तो पार्ट ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें जो ट्राइंगल बोला गया तो हम लोग उसे मानेंगे लाइक इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो ये बात है दैट यहाँ पे अगर हम लोग फोकस करें तो हमें फोकस करने पे ये पता चल पा रहा है दैट ये जो एंगल बन रहा है हमारा ए डी ई और एंगल ए बी सी जो है ये दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। सर इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि ये अगर हमारे दो पैरेलल लाइंस हैं और इसे अगर हम अपना ट्रांसवर्सल मान रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये और ये एंगल क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो उसका सबसे पहला यूज़ हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे दैट एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी और इसका रीज़न हमारा क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। ठीक है, अच्छा जब बात किया जाए सेकंड के लिए तो हमें एक चीज़ नज़र आ रहा है कि दोनों ही ट्राइंगल में ए प्रेजेंट है। तो जब ए प्रेजेंट है तो ये एंगल भी दोनों ही में क्या होगा, दोनों ट्राइंगल के लिए वो कॉमन की तरह सर्व करेगा। तो कहने का मतलब एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी और ये क्या है इसका रीज़न, इट इज़ नथिंग बट कॉमन एंगल। तो फाइनली वी कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई is similar to triangle ABC by a similarity criterion। ठीक है, तो सिमिलैरिटी में आसान है, हमें सिर्फ दो चीज़ को प्रूव करना रहता है। अब जब हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं तो अब अगला हम लोगों को यहाँ पे थेल्स थ्योरम के बेसिस पे लगाना है। तो देखिए रूल बहुत सिंपल है दैट अगर हम लोग लिखते हैं ए डी तो हम लोग उस ट्राइंगल के एक साइड को ले रहे हैं, तो बड़े ट्राइंगल के एक साइड को लेना पड़ेगा। तो बड़े ट्राइंगल के लिए वो हो जाएगा ए बी, वो बराबर होना चाहिए ए डी ई वाले ट्राइंगल के दूसरे पार्ट से। तो हमें डी ई निकालने बोला गया है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हम लोग डी ई लिखेंगे और ए बी के लिए अगर हम लोग देखें तो उस ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, दैट इज़ बी सी। तो ए डी हमें गिवन था 2, बट ध्यान दे तो ए बी हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है। ए बी निकालने के लिए हमें ए डी और डी बी को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। सो दैट विल बी 2 + 3 which is डी ई अपॉन बी सी। सो फाइनली वी कैन से दैट ओवर हियर डी ई इज टू बी सी इज नथिंग बट 2:5। ये हमारा पार्ट ए इस तरीके से सॉल्व होता है। अब अगला अगेन हमें ट्राइंगल को फिर से सिमिलर प्रूफ करना है, तो अगेन वही दिमाग में रखेंगे, हमें दो क्राइटेरिया सॉल्व कर लाइक दो रीज़न ढूंढना पड़ता है। तो हम लोग कहेंगे दैट फॉर पार्ट बी इन ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल क्या गिवन है, हमारा ट्रायंगल गिवन है डी एफ ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। अब इसमें सबसे पहले अगर ध्यान दें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि हम लोग इसे z मान सकते हैं या मान लेते हैं इसे z मान लेते हैं। कोई भी z का फॉर्मेशन एंगल का फ़ायदा क्या होता है कि वो सारे ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं दैट एंगल ई डी एफ इज़ इक्वल टू एंगल बी सी एफ विच इज़ वॉट, विच इज़ ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ये जब ऑल्टरनेट एंगल्स हमारा हो गया तो हम लोग अगला रूल जो यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ वॉट, दैट इज़ कि फिर से वही चीज़ यूज़ कर लें दूसरे वाले के लिए, क्योंकि दोनों ही साइड से z बन रहे। तो दूसरा हमारा हो जाएगा एंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ एंड द रीज़न विल बी सेम एज इट इज़ लाइक ऑल्टरनेट एंगल्स। बहुत जगह इसे क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि अंदर के पोर्शन में पड़ता है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स लिखने में भी ऐसे एज सच कोई भी इशू नहीं होता है। बाकी अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे एंड द रीज़न विल बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो हमारा जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो चुका है तो वी विल राइट देयरफॉर ट्रायंगल डी एफ ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर है बाय ए सिमिलैरिटी
क्राइटेरिया। लास्टली हमें क्या बोला गया, अब एरिया का कंसेप्ट है। तो एरिया के कंसेप्ट के बारे में आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए, या अगर नहीं पता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होता है दैट अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ट्राइंगल 1 है, ठीक है। यहाँ पे लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले एक पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूँ। ट्राइंगल 1 है और उसके नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल 2 रख रहे हैं। ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 क्या एरिया है, वो बराबर होंगे उनके रिस्पेक्टिव साइड। मान लीजिए इसे मैं मान लेता हूँ साइड 1 और उस ट्रायंगल के साइड को मान लेता हूँ साइड 2। तो इन साइड का जो स्क्वायर होगा वो उनके एरिया के रेशियो के बराबर होगा। ये रूल होता है सिमिलैरिटी के अंडर विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया कंसेप्ट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अब जब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे हमें एरिया दिया हुआ किस ट्राइंगल का है। तो हमें एरिया दिया हुआ है CFB का। CFB हमें इस ट्राइंगल का एरिया दिया गया है, सॉरी हमें वो निकालना है। और ट्राइंगल DFE ये हमें 16 गिवन है। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इस ट्राइंगल, जिन ट्राइंगल्स को यूज़ किया जा रहा है, क्या उनके कोई नोन साइड्स हमें पता है। तो यस, हम लोगों ने पहले पार्ट में निकाला था ये रेशियो। तो ट्राइंगल DFE के रिस्पेक्ट में हमें DE पता है, जो उसके मान लीजिए बेस की तरह काम कर रहा है। तो वैसे ही ट्राइंगल CFB में जो बेस की तरह काम कर रहा है दैट इज़ BC। तो वेल एंड गुड, हम लोगों को दोनों बराबर चीज़ पता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली अप्रोच करेंगे दैट area of triangle DFE divided by area of triangle CFB is equals to, ये हो जाएगा हमारा DE अपॉन BC के होल स्क्वायर के बराबर। अब DFE हमें गिवन है 16, नीचे वाले को मैं शॉर्ट में x लिख देता हूँ। DE हमारा 2 आया था तो 2 का स्क्वायर हमें मिलेगा 4। BC हमारा 5 आया था तो इसका स्क्वायर होगा 25। तो x हमारा क्या हो जाएगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 16 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4। तो हमें ये सॉल्व होकर कितना मिलेगा, दिस विल बी 100 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो सिमिलैरिटी से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछा गया है। जो बेस पढ़ाया जाता है, जो बेसिक कंसेप्ट है सिमिलैरिटी में, उसी को यूज़ करके यहाँ पे क्वेश्चन को बनाया गया। तो ये हमारा एक सेट ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने अगले सेट पे, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा पूछा गया है कि इस बार हमें क्वेश्चंस में हिस्टोग्राम ऑलरेडी बना हुआ मिला है, सारा कुछ बना हुआ है, उस पर्टिकुलर ग्राफ के पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। सो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो जिस बच्चे का ग्राफ बहुत अच्छा होगा उसके लिए क्वेश्चन आसान है, क्योंकि डायरेक्टली सारा कुछ हमें ग्राफ के पर्सपेक्टिव से आंसर करना है। तो चलिए पहले ग्राफ को रीड करते हैं। ग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताए गए हैं। हमें बताया गया है कि ग्राफ का जो 2 सेंटीमीटर का गैप है, जैसे कि ये वाई एक्सिस में मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, हर 2 सेंटीमीटर की गैपिंग पे 2 स्टूडेंट्स हैं। और x में भी 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर के हाइट का गैप है। तो पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज 150 सेंटीमीटर एंड अबव। 150 सेंटीमीटर एंड अबव कहने का मतलब ये रेंज हमारा होता है। तो इस रेंज को देखने के लिए हम लोगों को बस y वाले पार्ट को हम लोग को रीड करना है। तो 8 और 10 मतलब इसके मिडिल पे पक्के से क्या होगा, 9 होगा, और ये बिल्कुल उसके मिडिल पे जा रहा है। कहने का मतलब अगर मैं मानूँ यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसे छोटा करते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे ये मान सकते हैं दैट पहले वाले पार्ट के लिए अगर पार्ट ए के लिए बात किया जाए तो 150 से लेके 160 के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट्स है, टोटल 9 स्टूडेंट्स है। बट ध्यान से ये हमारा आंसर नहीं है। 160 से 170 के बीच में बात किया जाए तो ये हमारा बिल्कुल 4 से कोरिलेट कर रहा है। तो 160 से 170 के बीच में हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोग से जो फाइनल आंसर पूछा गया है वो हम लोग लिख देते हैं। तो मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा कि वो बच्चे जो 150 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर से ग्रेटर हाइट के हैं, दैट इज़ 9 + 4 13 स्टूडेंट्स। ये हमारा पहला पार्ट हो गया।
देन पार्ट बी के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें गिवन है द मॉडल हाइट। अब मॉडल हाइट कहने का मतलब क्या हो गया, मॉडल हाइट हम लोग उसे कहते हैं जो असल में हमारे मोड के बराबर है। मोड क्या होता है, मोड के अगर बारे में बात करें हिस्टोग्राम में तो हम लोग जानते हैं जो सबसे हाईएस्ट होगा उसी के रिस्पेक्ट पे वो निकलता, तो ये हमारा सबसे हाईएस्ट है। अब हाईएस्ट के साथ ही साथ रूल क्या होता है कि हम लोग उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से उसे ज्वाइन करते हैं और जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम लोग एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करते हैं। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे 7th लाइन पे है। तो जब ये हमारे 7th लाइन पे, सो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 10 स्मॉल बॉक्सेस वॉज इक्विवेलेंट टू 10 सेंटीमीटर। तो एक स्मॉल बॉक्स कितने 1 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा दैट इज मॉडल क्लास इज नथिंग बट 137। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट कर दिया जाएगा। देन आते हैं हम लोग सी पे। क्या पूछा गया, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब तो ये आसान है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जितने हम लोगों को यहाँ पे ग्राफ में गिवन है उन सारे को हमें ऐड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए पहले अगर बात किया जाए, ये हमारा 6 है, ये हमारा 2 है, तो इन दोनों को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिला 6 + 2। अगले वाले में बात करें तो ये हमारा 9 है और ये हमारा 14 है, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 9 + 14। फिर अगले वाले में बात करें तो वो हमारा 12 है और इन दोनों के बारे में तो हमें आइडिया है, 9 था और ये क्या था 4 था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12 + 9 + 4। इन सब को अगर सही तरीके से ऐड किया जाए तो हमारा फाइनल आंसर 56 होगा। देखा जाए तो ये हिस्टोग्राम के बेसिस पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा आसान है। लाइक मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई अच्छे तरीके से ग्राफ को इंटरप्रेट करता है तो उसे यहाँ पे फ्री के 3 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस चैप्टर से, तो ये हम लोगों से पूछा गया है सेक्शन फॉर्मूला के चैप्टर से। तो क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं कि 2 पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट में, तो हम लोग यहाँ पे साइड में एक लाइन सेगमेंट ऐसे बना लेते हैं जहाँ पे हमें गिवन है दैट जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट इज़ -10, -2, और यहाँ पे जो हमारा बी पॉइंट है वो बी पॉइंट हमारा है 2, 10। Are the 2 points of a line segment if AB intersects the x axis at P। कहने का मतलब ये लाइन क्या हो रहा है कि इसी x एक्सिस पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है और वो पॉइंट P कहला रहा है। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि जब x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करता है तो इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेट x, 0 होता है, दैट इज फिक्स थिंग। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग से पूछा गया है फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को करने का रूल क्या होता है कि हम लोग मानेंगे लेट द रेशियो बी k:1। जब हम लोग k:1 मानते हैं इसका मतलब होता है ये हमारा k है और वो हमारा 1 है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग इसे नेम कर दे तो x1 y1, दिस इज x, y, दिस इज x2, y2। अब हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बात किया जाए फॉर्मूला के बारे में तो फॉर्मूला क्या होता है, x = होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n। एंड बिल्कुल सेम मैनर में y के लिए क्या हो जाता है my2 + ny1 अपॉन m + n। अब यहाँ पे यूज़ किसे करें, x और y तो p के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो बेटर है यहाँ पे यूज़ करना y। क्यों, क्योंकि वहाँ पे x जो है दैट इज़ ऑलरेडी अननोन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y को यूज़ करेंगे, तो y = my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n। तो y हमारा यहाँ पे 0 है, m हमारा k है, k मल्टीप्लाइड विद y2 विच इज़ 10 प्लस n हमारा 1 है, y1 हमारा क्या है -2 डिवाइडेड बाई k + 1। k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वो 0 बन जाएगा। सो 10k - 2, 2 को दूसरे तरफ भेज देते हैं, 2 = 10k। तो k हमारा कितने के बराबर आ रहा है, k हमारा 1/5 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट k:1 जो यहाँ पे बन रहा है, जो हमारा रेशियो है दैट इज़ 1:5। ये हमारा पहला पार्ट हुआ। अब इसी से रिलेटेड हमें क्या करना है, p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें x का वैल्यू निकालना है अब सिर्फ। तो x = mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो x हमारा यहाँ पे क्या है, अननोन है, m हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 मल्टीप्लाइड विद 2
प्लस 5 मल्टीप्लाइड विथ -10 डिवाइडेड बाई m हमारा 1 प्लस 5, सो दिस विल बी 2 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 6, दिस विल बी माइनस 48 बाई 6, तो ये हमें कितना मिल गया -8। तो जब हम लोग बात करेंगे p के कोऑर्डिनेट के बारे में, तो p का कोऑर्डिनेट है x, 0, सो दिस विल बी -8, 0। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। अगला आते हैं हम लोग सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये फिगर्स के बारे में भी समझेंगे, पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे सही तरीके से ओपन करना है, क्योंकि अभी ये फुल्ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। अगर कोई इसे डायरेक्टली यूज़ करेगा इस फॉर्म में, तो वो क्या होगा, वो क्वेश्चन को गलत कर लेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारा इक्वेशन है x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी a माइनस b होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो ये बन गया हमारा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, फर्दर कोई गलती ना हो तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे हमें इसके नीचे हमेशा जनरल फॉर्म रखना चाहिए, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू यहाँ पे -9 है और c का वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे यूज़ क्या करना है, यहाँ पे हमें यूज़ करना है श्री आधार्याचार्य फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जस्ट इस फॉर्मूला को सही तरीके से हमें यूज़ करना है। तो जब हम लोग इसे यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, तो इसे अगर हम लोग यूज़ करते हैं, सो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -9 प्लस माइनस रूट ओवर -9 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2a। So this will be 9 plus minus root over 81 minus 4 divided by 2. So this will be 9 plus minus root over, यहाँ से हमें ये कितना मिलेगा 77 divided by 2। अब बात रहा इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन में साफ लिखा गया है दैट यूज मैथमेटिकल टेबल्स फॉर दिस क्वेश्चन इफ नेसेसरी। तो हाँ, ये नेसेसरी है, 77 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें मैथमेटिक टेबल, सो टेबल में देखने पे रूट 77 रफली हमें कितना मिलता है, बाकी ये डिफ़र कर सकता है बोर्ड्स के वैल्यूज़ से, ठीक है। सो 8.7749, तो इसे अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। बाकी मैं वापस कह रहा हूँ ये वैल्यू डिफ़र कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो x इज इक्वल्स टू एक तरफ होगा 9 प्लस 8.7749 डिवाइडेड बाई 2, और एक तरफ होगा x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8.7749 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने पे हमें कितना मिलता है, दैट इज 17.7749 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम लोग इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8.88745, ठीक है। बिल्कुल उसी मैनर में यहाँ पे अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी विल गेट 0.2251 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 0.11255, ठीक है। पर ये फाइनल आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन में चले तो क्वेश्चन में बोला गया है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से अब काउंट करते हैं, ये नॉन ज़ीरो नंबर है तो इसे काउंट करना होगा 1 2 3, मतलब फाइनल आंसर यहाँ तक होगा। इसका मतलब हम लोग अगले नंबर को चेक करेंगे कंडीशन के लिए, तो कंडीशन के लिए ये 7 है, 7 इज़ ग्रेटर दैन 5, तो 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8.89। दूसरे वाले के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। सो 1 2 3 ये हमारा थर्ड फिगर है, तो उसके बाद वाला नंबर 5 और 5 से ग्रेटर वाले पार्ट में आता है, तो 1 ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.113, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे,
नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. कबीर बॉट 120 शेयर्स ऑफ अ कंपनी विथ नॉमिनल वैल्यू. अब हम लोग जानते हैं कि नॉमिनल वैल्यू हमारा क्या होता है, फेस वैल्यू के बराबर होता है. तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हुए चल रहा हूँ दैट यहाँ पे अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन में हमें फेस वैल्यू गिवन है एज ₹100. देन हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है क्वेश्चन में एज 120 और अवेलेबल एट अ प्रीमियम. प्रीमियम हमेशा याद रखना है हमें कि प्रीमियम को जब हम लोग ऐड करते हैं फेस वैल्यू में तो वो हमारे मार्केट वैल्यू के बराबर हो जाता है. कहने का मतलब यहाँ से अब हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू हमारा क्या होगा, इट विल बी सिंपली 100 + 25 विच इज़ 125. अब पहला बात क्या पूछा गया है, फाइंड द मनी इन्वेस्टेड बाय कबीर इन बाइंग दीज शेयर्स. तो पहला हम लोगों से इन्वेस्टमेंट पूछा गया है. अब ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूला पे है, दैट इज मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ शेयर्स. सो दिस विल बी 125 मल्टीप्लाइड विथ 120. तो यहाँ से हमें ये कितना मिलता है, अगर इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा अराउंड ₹15,000. अगले में चले, द रेट ऑफ डिविडेंड इफ़ ही रिसीव दिस मच ऑफ डिविडेंड. तो ये भी हमारा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है. दैट इज़ अगर हम लोग मानते हैं एनुअल इनकम. एनुअल इनकम हमारा क्या है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड विथ रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाई 100. तो हमें जो डिविडेंड दिया वो असल में इनकम है. सो दिस विल बी 1080 विच विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड विथ 120 मल्टीप्लाइड विथ आर डिवाइडेड बाई 100. 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमें उसे डिवाइड करना है. तो 1080 डिवाइडेड बाई 120, 0 आपस में कैंसिल, 12 9 टाइम्स. तो हमारा रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 9% है. फाइनली हिज रेट ऑफ रिटर्न. तो ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है. सो रेट ऑफ रिटर्न को मैं ROI लिख रहा हूँ. तो ये हमारा होता है एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट दैट वी आर मेकिंग मल्टीप्लाइड विथ 100. सो एनुअल इनकम हमारा दिया गया 1080. हमने इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट किया है 15,000 मल्टीप्लाइड विथ 100. 0 एंड 0 यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल. 3 से अगर डिवाइड करते हैं 3 5 टाइम्स, दिस विल बी 336 टाइम्स. इसे अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं सो वी विल गेट 7.2% और ये हमारा फाइनल आंसर होगा. तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूरे कुछ फॉर्मूला पे बेस्ड था. जस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या था, प्रीमियम का था. तो इससे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन तो हम लोग ने अपने दूसरे वीडियो में देखा था, जहाँ पे हम लोग ने जब शेयर्स एंड डिविडेंड्स का वीडियो बनाया था तो उसमें हम लोगों ने परसेंटेज के बेसिस पे भी क्वेश्चन लिया था. बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे. एंड फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड. ठीक है, तो जो मेथड बोला गया है उस मेथड को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. अगर वो मेथड यूज़ नहीं करते तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा. और हमारे काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, अज्यूम्ड मीन ऑलरेडी बता दिया गया है कि हम लोग अपने मर्जी से ना लें. जब हम लोग टेबल फॉर्मेशन करेंगे तो ये वैल्यू वहाँ दिखेगा, तो हम लोग उसे लें. फिर हम लोग चेक करेंगे क्या ये डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है. तो हमें दिख रहा है कि ये पूरा टेबल क्या है, कंटिन्यूस इन नेचर है. तो ठीक है, जल्दी से इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल प्रिपेयर. सो ये हमारा टेबल यहाँ पे रेडी हो चुका है. अब जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा रूल जो हमारा चलता है दैट इज़ कि हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2. सो दिस विल बी 4. अगले वाले के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमें मिलेगा 12. फिर अगले वाले के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 20. दिस विल बी 28, दिस विल बी 36 एंड दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 44. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये होने वाला है. अच्छा, अब आगे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अगला आता है हमारा u इज इक्वल्स टू x माइनस ए बाई आई. ए हमारा क्या, अज्यूम्ड मीन है. क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि हमें इससे क्या करना है, अज्यूम्ड मीन लेना है. बाकी आई क्या होता है, आई होता है हमारा क्लास का जो विथ है. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमें करना है 4 माइनस 28 दैट इज माइनस 24. यहाँ पे क्लास विथ 8 है. सो माइनस 24 डिवाइडेड बाई 8 विल बी हाउ मच, दैट विल बी माइनस 3. और वैसे ही सॉल्व करते हुए चले तो हमें कुछ इस तरीके का डेटा हमें देखने को मिलेगा. अगला हमें क्या करना है, हमें करना है एफ यू. एफ यू कहने का मतलब एफ और यू का मल्टीप्लीकेशन. दैट विल बी माइनस 30 माइनस 40 माइनस 14 0 18 एंड 44. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें समेशन f निकालना है, इन सारे का एडिशन निकालना है. तो अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, ये हो जाएगा हमारा 40. 40 के साथ साथ वो हमारा हो जाएगा 40 एंड 30 दैट विल बी 70 90 एंड दिस विल बी
100। तो यहाँ पे समेशन एफ तो हमें मिल चुका है, दैट इज़ 100। हमें निकालना है समेशन एफ यू। इसके लिए बेटर होता है हमेशा कि हम लोग इन्हें पहले कर लें और इन्हें एक तरफ कर लें। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, दिस विल बी -84। फिर अगर हम लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, दिस विल बी 62 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब हमें दोनों को ऐड करना है, ऐड करने पे हमें कितना मिलेगा, दिस विल बी -22। अब जस्ट हमें यूज़ करना है, क्या है, मीन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मीन इज़ एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाई समेशन एफ इंटू आई। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ए हमारा 28 था प्लस समेशन एफ यू हमारा नेगेटिव आया, सो -22 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड विथ वो हमारा गैप कितना है, 8 है। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं दिस विल बी 28 प्लस माइनस इज माइनस, इसे अगर हम लोग करेंगे दिस विल बी 176 बाई 100। अगर हम लोग यहाँ पे डेसिमल पुट करते हैं सो 28 माइनस 1.76, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर कितना होना चाहिए, हमारा फाइनल आंसर दिस विल शुड बी 24 और वहाँ पे हो जाएगा 26.24 हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्ट मेथड हमें पता था तो हमें जस्ट मेथड को करना है। हाँ, जिसे ये मेथड नहीं पता होगा एग्ज़ाम में तो अफसोस वो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। फिर इसी के साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक के बेसिस पे एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया गया था और नंबर के बेसिस पे नंबर वाले क्वेश्चन यूजुअली क्या होते हैं, इजी टू टैकल होते हैं। बाकी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, और जो रिमेनिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस बचे हैं वो सब हम लोग अपने अगले वीडियो में। सो यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स ऐसे टाइप के लाइक क्वाड्रेटिक के स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। तो डिफरेंस के लिए मैं एक ही कंसेप्ट यहाँ पे कहूँगा कि आप अगर एक नंबर को x मान रहे हैं तो डिफरेंस जो गिवन होता है ना उसमें जस्ट क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, लेट टू नेचुरल नंबर्स बी x एंड x प्लस 5। आगे क्या बोला गया, एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, ठीक है, उनके रेसिप्रोकल का सम। तो x का रेसिप्रोकल 1/x, दूसरे वाले का 1/x प्लस 5, इसका हमें सम गिवन है 3/10। अब जस्ट हमें इसे ही सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे x इंटू एक्स प्लस 5, दिस विल बी x प्लस 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3/10। सो दिस विल बी 2x प्लस 5, नीचे वाले के अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 3/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 15x। सबको एक तरफ रखना होगा, x स्क्वायर को पॉजिटिव रखेंगे, सो 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 20x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करें सो 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यूजुअली अगर आपको इसे सॉल्व करने में दिक्कत है तो आप लोग श्रीधाराचार्य फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मली भी जा सकते हैं। बाकी 3 इंटू 50 विल बी 150। हमें 150 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो 5 बने, तो इट्स बेटर कि 15 और 10 आ जाएगा इसमें। सो 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। सो 3x कॉमन लिया जाए तो x माइनस 5, यहाँ पे 10 कॉमन लिया जाए तो x माइनस 5, तो एक हमारा बन रहा है x माइनस 5 और एक हमारा बन रहा है 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, सो x का वैल्यू हमें 5 मिल गया। दूसरे वाले के लिए अगर बात किया जाए तो 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो x हमें मिलेगा -10/3। बट इसे हमें रिजेक्ट करना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला गया है दैट नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। तो जब हमें 5 मिल चुका है तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर दो नंबर्स वो हमारे कौन से हैं, तो पहला x था दैट इज़ 5, दूसरा x प्लस 5 था दैट इज़ 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड स्पेशली टू योर जूनियर्स, कि उन लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया हो सके कि पेपर किस लेवल का पूछा जा रहा है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।